ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बाद हमारे पास 10 NADH मॉलिक्यूल्स होते हैं, 10 NADH, और 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं। ये FADH2 के 2 मॉलिक्यूल आ गए, और जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि सब के सब जो है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होते हैं, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसके बाद का मरहला आता है, जिसके दौरान सही मानों में ज़्यादा तादाद ATPs की पैदा होती है। और इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसको बाज़ दफ़ा कहा जाता है, मैं इस पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखूँगा। और ये बड़ी दिलचस्पी की बात है कि इस पूरे अमल में बहुत सारी तफसीलात हमें मालूम तो हैं, लेकिन जो ताज़ा रिसर्च हमारे यहाँ अभी चल रही है बायोलॉजिस्ट के दरमियान, कटिंग एज की जो रिसर्च चल रही है, उसमें हमारे पास बहुत सारी डिटेल्स अभी हमें इस प्रोसेस की मालूम नहीं है। साइंटिस्ट के पास इनडायरेक्ट शहादतें मौजूद हैं, एविडेंसेस मौजूद हैं, और बहुत सारे मॉडल्स भी मौजूद हैं जिनको वो आजमा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हकीकत ये कि सारा का सारा काम इतने छोटे पैमाने पर, और हमें बहुत सारे प्रोटीन्स के बारे में भी मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं है। ये सारा का सारा अमल इतने मुख्तसर पैमाने पर हो रहा है कि शायद हमें अभी तक इसके बारे में पूरे यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल बुनियादी जो मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ कि NADH जो है उससे ज़्यादा ATP बनेंगे, और FADH2 जो है उससे कम ATPs बनेंगे, क्योंकि FADH के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की कदर कम होती है। तो हर एक NADH के मॉलिक्यूल से 3 ATPs बनेंगे, और ये सब इनडायरेक्टली होते हैं, याद रखिए ये इनडायरेक्टली होंगे, और ये मैं आपको अभी अगले उसमें बताऊंगा चंद लम्हों में। और FADH2 के हर मॉलिक्यूल से 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, 2 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये इनडायरेक्टली, ये भी इनडायरेक्टली होता है। दोनों का प्रोसेस मिलता जुलता है, लेकिन यहां पर मैं ज्यादा तवज्जो फोकस रखूंगा अपनी NADH पर। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में FADH2 से जो कम बनते हैं, उसकी वजह यह कि FADH2 के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है, NADH की इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो अब एक हम उमूमी आइडिया NADH की ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। और याद रखिए ऑक्सीडेशन जो है, ऑयल रिग को अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो NADH से इलेक्ट्रॉन, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और ये NAD प्लस बनेगा, साथ ही साथ एक प्रोटॉन। और ये जो NAD प्लस जो है ये क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में दोबारा इस्तेमाल होने के लिए जाएगा, और NAD प्लस के साथ साथ एक हाइड्रोजन प्रोटॉन बनेगा, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, और ये हम कहेंगे इसको कि ये ऑक्सीडेशन हुई है NADH की। और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का मतलब क्या हुआ, ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए NADH ने और NAD प्लस में आ गया, तो ये जो अमल है यही सब कुछ FADH2 के साथ भी होता है, लेकिन थोड़ा सा कम एनर्जी के साथ होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का सबसे पहला मरहला ये था, और सबसे आखिरी मरहले में ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं जो कि हमें हासिल हुए थे, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन के 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के साथ ये मिलेंगे, 2 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स के साथ ये मिलेंगे। और याद रखिए कि हाइड्रोजन प्रोटॉन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है सिर्फ हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, और आधे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम के साथ। ये एक ही बात है, हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखूं या एक ऑक्सीजन एटम लिखूं, बात एक ही होगी, और इसका नतीजा क्या होगा, वाटर बनेगा, यानी कि पानी बनेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर आकर ये ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ रिडक्शन इज गेनिंग। तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की रिडक्शन होगी, और इसके नतीजे में हमारे पास पानी बनेगा। NADH की ऑक्सीडेशन हुई थी, तो उसके नतीजे में NAD प्लस और प्रोटॉन बना था, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स बने थे। ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी स्टेट पे थे, इनकी तवानाई बहुत ज्यादा थी, याद रखिए इनकी तवानाई बहुत ज्यादा थी। और ये एक झटके में नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ स्टेप से, मुख्तलिफ मरहलों से होते हुए ये यहां तक इस आखिरी मरहले तक पहुंचते हैं। और दरमियान के जो इंटरमीडिएट स्टेप्स, इनको आप कह सकते हैं दरमियानी मरहले कह सकते हैं, इनमें ये बतदरीज अपने आप को ज्यादा से कम एनर्जी स्टेट्स में लेकर आते हैं। जैसे कि यहां पर ये कोएंजाइम Q आ जाता है, फिर ये साइटोक्रोम C एक और एंजाइम आ जाता है, और फिर ये 2E हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और फिर ये ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ और इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलकर पानी बना लेती है। तो ये सारे के सारे जो है ये बतदरीज हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन से लोअर एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं, और हर मरहले पर इनसे
انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، یعنی کہ توانائی پیدا ہوتی ہے ہر مرحلے پر. جب یہ زیادہ سے تھوڑی سی کم انرجی میں آتے ہیں تو یہ کچھ نہ کچھ انرجی ان سے ریلیز ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ NADH سے NAD+ اور یہ پھر یہ بنا، 2 الیکٹرانز ریلیز ہوئے، یہ پھر کوانزائم Q آیا، پھر سائٹوکروم C آیا، یہاں پر بھی پھر مزید انرجی ریلیز ہوئی، اور پھر یہ جو الیکٹرانز تھے مزید انرجی لوز کرنے کے بعد یہ جو ان کی انرجی ہے، یہ انرجی دراصل ان الیکٹرانز کو پمپ کرنے میں استعمال ہوتی ہے واپس مائٹوکونڈریا کے میٹرکس میں. اور یہ بڑا پیچیدہ سا ہے، اور ظاہر بات ہے جب ہم بات کر رہے ہیں یہ کرنٹ ریسرچ ایریا کی، تو اس کو تھوڑا سا پیچیدہ ہونا بھی چاہیے. اور یہ میں نے اس کی مائٹوکونڈریا بنایا، مائٹوکونڈریا کی یہ آؤٹر میمبرین اور یہ انر میمبرین اب میں بنا رہا ہوں. یہ کچھ اس طرح کی آڑی ترچھی میمبرین اس کی ہوگی، آپ کو اکثر ڈائیگرام میں ایسی ہی ملے گی. اب میں اس کے اس والے حصے پر زوم ان کر رہا ہوں، اس والے حصے کو ذرا بڑا کر کے دکھا رہا ہوں. اور بڑا کر کے کیوں دکھا رہا ہوں آپ کو پتا چل جائے گا. یہ میں نے اس کی جو اندر والی جو میمبرین ہے، انر میمبرین، اس کو میں نے تھوڑا سا تھک موٹا کر کے دکھایا ہے. یہ ہرے رنگ سے میں نے اس کو بھر دیا، یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے پاس اس کی ایک باہر والی میمبرین ہے، یہ اس کی باہر والی میمبرین ہے، مائٹوکونڈریا کی میمبرین ہے، یاد رکھیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کمپارٹمنٹ جو یہ آؤٹر کمپارٹمنٹ کہلاتا ہے، اور یہ اندر والا جو حصہ ہے گرین سے نیچے والا، یہ میٹرکس ہے جہاں پر کہ سارا کا سارا NADH پہلے موجود تھا، جو کہ ہمیں کریبس سائیکل کے بعد حاصل ہوا تھا. یہ سب کا سب یہاں موجود تھا. NADH کی ریڈکشن کے نتیجے میں یہ سارا کا سارا NADH میں بتا بھی دوں، یہ NADH یہاں پر موجود ہے. اور یہ جب اس کی آکسیڈیشن ہوئی تھی تو اس کے نتیجے میں جو ہائیڈروجن پروٹون نکلے تھے وہ جا کر اپنی انرجی کی وجہ سے یہ یہاں پر یہ پروٹین ہے، یہ سارے کے سارے یہ پروٹین ہیں، اور یہ خاص طرح کے بلاکس ہیں، اور یہ پورے کے پورے جو انر میمبرین ہے اس میں پھیلے ہوئے ہیں. اور یہ جو انرجی یہاں پر یہ جو ریلیز ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو ہائیڈروجن پروٹونز جو بن رہے ہیں وہ اس چینل سے گزر کر، یا یوں کہیں کہ ان راستوں سے گزر کر یہ آؤٹر میمبرین میں جا کے جمع ہوتے رہتے ہیں. ہر پروسیس کے نتیجے میں ہر مرتبہ جب یہ ریڈکشن آکسیڈیشن ہوتی ہے NADH کی، تو یہ کچھ نہ کچھ H+ یا ہائیڈروجن پروٹونز جا کر باہر جمع ہو جاتے ہیں. اور جیسے جیسے یہ عمل آگے بڑھتا رہتا ہے ویسے ویسے ان کا کنسنٹریشن جو ہے یہ بھی بڑھتا رہتا ہے. اور ریڈکشن جو ہوتی ہے اس کی ہائیڈروجن پروٹون کی اور آکسیجن کے ساتھ، تو اس کی جو ہمارے پاس جو چیز بنتی ہے وہ پانی بنتا ہے. لیکن ابھی تک ہمارے پاس ATP بالکل بھی نہیں بنے. تو یہ جو سٹرکچرز ہیں یہ ساری کی ساری یہ موجود ہوتی ہیں اس پوری انر میمبرین کے اندر، پوری سمجھ لے کہ پھیلی ہوئی ہوتی ہیں. اور پھر جو عمل جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا ہے، یہ پانی، ہم نے کہا کہ پانی بن گیا، اور یہ NADH کے ریڈکشن کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ الیکٹرانز جو تھے وہ لوور انرجی اسٹیٹ میں آتے آتے پھر انہوں نے H+ کے ساتھ ریئیکشن کیا. اور یہ جو H+ ہمیں حاصل ہوا تھا جو NADH کے نتیجے میں تھا، وہ آؤٹر کمپارٹمنٹ میں جا کے جمع ہو رہا ہے، مستقل یہ جمع ہوتا رہے گا. اور اس کی جو کنسنٹریشن ہے یہ بڑھتی جائے گی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کنسنٹریشن کے بڑھنے کے نتیجے یوں کہیں کہ ہائر انرجی، نسبتاً زیادہ انرجی کی وجہ سے یہ باہر کی طرف مکانی کر جائیں گے اور اس کو ایسیڈک کر دیں گے. یعنی کہ یہ جو آؤٹر پورشن ہے یہ تھوڑا سا ایسیڈک ہو جائے گا، اور اس کے مقابلے میں جو میٹرکس کا حصہ ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نسبتاً بیسک ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اتنی ایسیڈیٹی بہرحال نہیں ہوگی. اور یہ کہ H+ جو آئونز ہیں اس کی وجہ سے، اس کے کنسنٹریشن کی وجہ سے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پلس چارج ایکسس میں ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا، جبکہ اندر کی طرف جو ہے مائنس چارج رہ جائے گا، یا یوں کہیں کہ نسبتاً مائنس چارج ہوگا. تو یہ ایک الیکٹرک پوٹینشیل ان دونوں حصوں کے درمیان موجود ہوگا. اور یہ جو NADH ہمارے پاس میٹرکس کے اندر موجود تھا، اس کی ریڈکشن سے یہ سارا کا سارا ہمیں حاصل ہو. یہ میں بار بار چیزیں دوہرا اس وجہ سے رہا ہوں کیونکہ یہ بہت کمپلیکس سینیریو ہمارے سامنے موجود ہے، جس کو بہرحال میں اپنے طور پہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا آسان کر کے سمجھاؤں. تو یہ جو H+ آئونز جو ہیں یا ہائیڈروجن پروٹونز جو ہیں یہ واپس میٹرکس میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اور یہی وہ عمل ہے جس کے دوران یہ انرجی لوز کریں گے اور مزید ATPs بنائیں گے. اب میں تھوڑا سا کچھ آپ کو یہ میمبرین، انر میمبرین آ گئی مائٹوکونڈریا کی. اور یاد رکھیے یہ یوکیریوٹس میں بھی ہوتا ہے اور پروکیریوٹس میں بھی ہوتا ہے، یہ سب میں یہی سب کچھ ہوتا ہے. پروکیریوٹس میں
न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन बहरहाल माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर ये वैसे तो ये जो मेम्ब्रेन है इसमें गुजरने का रास्ता नहीं होता हाइड्रोजन के लिए, लेकिन ये एटीपी सिंथेज के नाम से एक प्रोटीन जो है थोड़े थोड़े वक्फे से इसके अंदर मौजूद होता है, जैसे शिगाफों की तरह से, और ये यहाँ पर H प्लस आयन इसके ऊपर है। और ये अंदर का जो हिस्सा है ये मैट्रिक्स है सारे का सारा, ये जो निचला हिस्सा है ये मैट्रिक्स है। अब ये जो H प्लस आयन्स हमारे सामने मौजूद हैं, ये किसी न किसी तरह से यूं कहें कि अपने एनर्जी ग्रेडियंट की वजह से या अपने इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट की वजह से या अपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस एटीपी सिंथेज के रास्ते से गुजर कर अंदर दाखिल होते हैं, और ये अमलन ऐसा होता है। और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो एटीपी सिंथेज है ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बिल्कुल साकिन हालत में है, बिल्कुल हरकत नहीं कर रही। ये जो H प्लस आयन्स हैं ये जब इसमें से एटीपी सिंथेज में से गुजरेंगे तो क्या होता है, ये आप इसको एक तरह का मॉलिक्यूलर रोटर समझ सकते हैं। ये यहाँ से गुजरेंगे और दूसरी तरफ जाएंगे, और एटीपी सिंथेज जो है, जो कि बजाते खुद एक एंजाइम या एक खामरा है, इसकी शेप कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये एक बड़ा लंबा चौड़ा सा एक रोटर सा है, एक टरबाइन का सा है। इसका निचला हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा है, और इसके ये जो चौड़ा हिस्सा है ये दरअसल यहाँ पर कुछ और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स जो है ये इससे आके लिपटे हुए हैं या चिमटे हुए हैं। और जब इससे H प्लस आयन्स गुजरेंगे इस एटीपी सिंथेज के रास्ते से, तो ये साथ ही साथ इसको घुमाएंगे, इसको गर्दिश देंगे, और ये वाकई गर्दिश होगी। ये कहने वाली जुबानी कलामी बात नहीं है, बल्कि इसके अंदर वाकईतन एक रोटेशन होगी, गर्दिश होगी, जैसे कि कोई टरबाइन घूमता है, ये भी हिस्सा घूमेगा इसका, और ये नीचे वाला हिस्सा भी घूमेगा। और ये इसकी असल शक्ल कुछ इस तरह से आड़ी तिरछी सी होती है, ये बिल्कुल बेलन नुमा नहीं होता, बल्कि एक अजीब व गरीब किस्म के होता है। और इसके इर्द गिर्द जो मैंने आपको जो बने के दिखाया, यहाँ पर ये हमारे पास एक एडीपी मॉलिक्यूल है, और इसमें ये 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं। ये पूरा एडीपी मॉलिक्यूल हमारे पास है, और ये एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पर मौजूद है। तो जब H प्लस आयन के अंदर की तरफ दाखिल होने की वजह से, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये अंदर दाखिल होगा और इसको भी घुमाएगा, तो ये निचला हिस्सा भी घूमेगा, और यहाँ पर 3 मुख्तलिफ साइट्स, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 3 मुख्तलिफ साइट्स होती हैं जिन पर के ये घूमने के नतीजे में ये कुछ दब सी जाती हैं, भिंच जाती हैं आपस में, और इनके भिंचने के नतीजे में क्या होता है इन मॉलिक्यूल्स के ये जो एडीपी और ये फॉस्फेट हैं ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और मिल जाते हैं, और इनके मिलने के नतीजे में एक एटीपी मॉलिक्यूल बनता है। और क्योंकि ऐसी 3 जगह होती हैं हर रोटर पर, हर एटीपी सिंथेज के अंदर वाले सिरे पर, तो उसके नतीजे में हमें हर एक इस हाइड्रोजन के अंदर आने के नतीजे में हमें 3 एटीपीज मिलते हैं। और जाहिर बात है, मैं आपसे फिर कहूंगा कि ये आइडियल कंडीशन है, ये आइडियल कंडीशन में ऐसा होता है। ये एडीपी मिलते हैं, H प्लस आता है अंदर, इसको घुमाता है, इस एटीपी सिंथेज को घुमाता है, घूमने के नतीजे में ये जो एडीपी और फॉस्फेट जो है एक दूसरे के करीब आते हैं, आपस में मिलते हैं और एटीपी बनता है, और ये अमल 3 साइट्स पर होता है। और अब जैसा कि ये आप देखिए, मैंने शुरू में जो डायग्राम बनाई थी, यहाँ पर NADH से ये हमारे पास 3 जो एटीपीज बनने वाली जो बात थी, ये अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रही होगी कि यहाँ से किस तरह से NADH की जो ऑक्सीडेशन होती है, और फिर उसके बाद जो रिडक्शन का जो अमल होता है जिसके नतीजे में पानी भी बनता है, तो ये H प्लस जो है ये सारा का सारा हमें वहाँ से हासिल हो रहा है, और ये अंदर जाकर अंदर दाखिल हो रहा है। और बाज़ दफ़ा प्रोटॉन लीकेज की वजह से जो है ये हमें एग्जैक्ट वो तादाद नहीं मिलती, लेकिन हर मरहले पर आप देख सकते हैं कि कुछ न कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और यहाँ पर भी H प्लस की एनर्जी ज़्यादा होती है और वो कम हो जाती है। अब ये देखिए, ये मैंने डायग्राम विकिपीडिया से लिया, और आपको ये बड़ी अजीब व गरीब लग रही होगी, जिसका F0 सेक्शन है, और ये पूरा का पूरा एटीपी सिंथेज है। ये आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से जिसको जकड़ा हुआ है मेम्ब्रेन ने, ये यहाँ पर बिल्कुल साकिन हालत में है, जबकि ऊपर का हिस्सा और ये नीचे का हिस्सा, ये सब के सब जो है ये घूम रहे हैं, यानी कि गर्दिशी हालत में। और H प्लस जो है वो यहाँ से दरमियान में से निकल रहा है, और इसको एक्सेल के गिर्द, जो इसका एक लूज सा एक्सेल है, इसके गिर्द इसको घुमा रहे हैं। और F1 सेक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ आपको बड़े बड़े से कुछ मॉलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। यही वो
सेगमेंट्स या ये वो साइट्स कहलाती हैं, जो इनको हम एटीपी सिंथेसिस साइट्स कहते हैं, यानी वो जगह जहां पर के एटीपी बनता है। किस तरह से बनता है कि एडीपी और फॉस्फेट जो है वो एक दूसरे के करीब लाए जाते हैं इसके घूमने के नतीजे में, और एटीपी वजूद में आता है। अगर मैं इसकी कोई एनालॉजी लेना चाहूँ एक इंजीनियर के नुक्ता निगाह से, तो ये एक तरह का ये एक एक्सेल है, और ये बल्कि यूं एक टरबाइन है, एक टरबाइन है, और उसके ऊपर जब हम पानी गिराते हैं तो टरबाइन को वो घुमाता है। बिल्कुल इसी तरह से आप चाहें तो इसको तसव्वुर कर सकते हैं कि ये जो H+ है ये भी उस पानी का सा काम कर रहा है, अगरचे ये एक आयन है, H+ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन ये इसको घुमा रहा है और घूमने के नतीजे में ये सारा का सारा अमल अंजाम पा रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि मैंने खासी हद तक आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो अमल है उसके एक आउटलाइन आपको बयान कर दिया है, और उम्मीद ये करता हूं कि आपको समझ में भी आ गई होगी। और आप देख सकते हैं कि इसमें हमें NADH की जो ऑक्सीडेशन थी उसके नतीजे में हमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हासिल होते वो बतदरीज कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C के जरिए से होते हुए फिर ये बाहर हमारे पास ऑक्सीडेशन के रिडक्शन में इस्तेमाल हुए थे, और फिर ये आउटर मेम्ब्रेन में ये सारे के सारे आके H+ आयन जो थे जमा हो रहे थे। उनके जमा होने के नतीजे में क्या हुआ था कि वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या यूं कहें कि एक तरह का इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट पैदा हो गया था, जिसने कि उनको धकेला, नीचे की तरफ धकेला, और ये अपनी एनर्जी के साथ साथ ये एटीपी सिंथेस से गुजरे और गुजर के ये नीचे की तरफ आए। और इस पूरे अमल के दौरान हमने ये बात देखी कि आइडियल सिचुएशन क्या थी कि हर NADH से 3 ATPs और FADH2 से 2 ATP पैदा हुए। एक बात फिर बता दूं कि FADH2 का अमल भी तकरीबन वैसे ही होता है, और 10 NADH यानी कि 10 NADH मॉलिक्यूल से आइडियली 30 ATPs पैदा होते हैं, बनते हैं, जबकि FADH2 से टोटल 4 ATPs बनते हैं, जबकि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के नतीजे में जो हमें टोटल 4 ATPs, इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, 4 ATP जो हमारे पास आते हैं वो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल से मजमूई तौर पर हमें हासिल होते हैं। तो ये हमारे पास 38 की तादाद बन जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत